जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रेम से बोलिए जय मां सरस्वती। आने वाले बीपीएससी, टीआरई 4, स्टेट, सीटेट, नेट, जेआरएफ, ऐसे सभी परीक्षाएं जिसमें संगीत से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी परीक्षाओं के लिए यह वीडियो आपके लिए बहुत बहुत लाभकारी सिद्ध होगा। आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर को किस श्रुति पर स्थापित किया है? श्रुति किस श्रुति पर स्थापित किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा अंतिम श्रुति पर। ठीक है जी। और आधुनिक का पूछा जाए, आधुनिक ग्रंथकार तो प्रथम श्रुति पर स्थापित किया गया है। तो जो आधुनिक ग्रंथकार हैं वो प्रथम श्रुति पर, और जो प्राचीन ग्रंथकार हैं वो अपने स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किए। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, प्राचीन ग्रंथकारों ने, देखिए, प्राचीन ग्रंथकारों ने अपने स्वर को अंतिम श्रुति पर स्थापित किया तथा आधुनिक ग्रंथकारों ने श्रुति को प्रथम श्रुति पर, अपने स्वर को प्रथम श्रुति पर स्थापित किया है। देखिए, श्रुति क्या है? तो भारतीय संगीत का मूल आधार श्रुति को माना जाता है। श्रुति सूक्ष्मतर ध्वनि है। इसी श्रुति को पाश्चात्य संगीत में माइक्रोटोन कहते हैं। महर्षि भरत ने अपने ग्रंथ में श्रुति की व्याख्या नहीं की है, अपितु सिर्फ यही कहा है कि श्रुतियाँ 22 होती हैं। उनके नाम इस प्रकार है। देखिए, नाम इनका है, पहला तिब्रा, कुमुदती, मंद्रा, छंदोवती, दयावती, रंजनी। ठीक है जी। सातवां देखिए, रक्तिका, रौद्री, क्रोधा, वत्तिका, प्रसारिणी, प्रीति, मार्जनी, क्षिति, रक्ता, संदीपनी, अलापिनी, मंदंती, रोहिणी, रम्या, उग्रा, क्षोभिणी। ठीक है जी। तो 22 श्रुतियों का नाम इस प्रकार है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए, गमक का प्रकार कौन सा है? तो गमक का प्रकार कौन सा है? इसमें कौन सा गमक है? तो बली, बली होता है एक प्रकार का गमक। ठीक है। व्याख्या इसकी पढ़िए। व्याख्या में लिख रहा है, देखिए, व्याख्या में लिख रहे हैं, देखिए, वली गमक का प्रकार है। गमक क्या होता है? तो गमक का अर्थ होता है चलना। गमक को भारतीय संगीत में प्राचीन समय से ही महत्व दिया जाता रहा है। संगीत रत्नाकर के अनुसार स्वरस्य कंपो गमकः श्रोत्रिचित्त सुखावह। ठीक है जी। संगीत रत्नाकर में गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं और उनके नाम इस प्रकार है, तिरिप, स्फरित, कंपित, लीन, आंदोलित, बलित, त्रिभिन्न, कुरुला, आहत, उल्लासित। 11 नंबर देखिए, गमक 11 नंबर है प्लावित, और 12 नंबर हुम्फित है। हुम्फित, मुद्रित, नामित, मिश्रित। ठीक है जी। तो यह 15 प्रकार के गमक है। देखिए, बलित गमक क्या है? तो इस गमक के अंतर्गत 4 स्वरों को बार बार शीघ्रता से इस प्रकार बजाते हैं कि उनका चक्र सा बन जाता है। ठीक है जी। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, वर्ण के कितने प्रकार हैं? वर्ण के कितने प्रकार हैं बताइए? तो वर्ण के देखिए 4 प्रकार हैं। ठीक है जी। देखिए, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। वर्ण, वर्ण शब्द रंग, अक्षर, जाति और संगीत में गाने की क्रिया से प्राप्त होता है। भाषा के अंतर्गत छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। संगीत का वर्ण भी छोटी से छोटी क्रिया है। वर्ण की परिभाषा देखिए, गान क्रियोच्चयत वर्ण, अर्थात गाने की क्रिया को वर्ण कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कौल किसका प्रकार है? कौल किसका प्रकार है आप बताइए? तो कौल किसका प्रकार है? सही उत्तर हो जाएगा आपका सांगीतिक विद्या का नाम है कौल। ठीक है जी। व्याख्या देख लीजिए, कौल एक सांगीतिक विद्या का प्रकार है। 4 नंबर सवाल देखिए, 4 नंबर लिख रहा है, 4 नंबर पूछा जा रहा है कि राग के व्यक्तित्व, राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को क्या कहते हैं? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका अस्थाय। देखिए, इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। व्याख्या में लिख रहा है, व्याख्या में लिखा गया है कि राग के व्यक्तित्व को दर्शाने को अस्थाय कहते हैं। काकू देखिए, ध्वनि के उतार चढ़ाव से भाव व्यक्त करना काकू कहलाता है। काकू से स्वरों का उतार चढ़ाव या स्वरों का ऊंचा नीचापन प्रदर्शित होता है, इसलिए काकू को संगीत की जननी कहा जाता है। शारंगदेव ने 6 प्रकार के काकुओं का वर्णन किया है। स्वर काकू, राग काकू, अन्य राग काकू, देश काकू, क्षेत्र काकू, यंत्र काकू। अलंकार क्या है? तो अलंकार का अर्थ होता है गहना। भरत मुनि के अनुसार अलंकारों के बिना गीत संगीत शोभनीय नहीं है। देखिए, संगीत में अलंकार 2 प्रकार के माने गए हैं। स्वरों को सजाने वाले मीढ़,
जिसको आप कर्ण कहते हैं, मुर्की कहते हैं। दूसरा, प्रारंभ में सिखाए जाने वाले वर्णों पर आश्रित अलंकार जिन्हें पलटे भी कहते हैं। ठीक है जी, तो दो प्रकार के यही है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी जोड़ी भिन्न है? कौन सी जोड़ी भिन्न है इसमें देखिए, तो कौन सी जोड़ी भिन्न है इसमें देखिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा जी, सही उत्तर हो जाएगा जाति मीड़, ये भिन्न है। ठीक है, जबकि शुद्ध और विकृत देखिए, शुद्ध और विकृत आपको स्वरों के प्रकार है, वादी संवादी भी स्वरों के प्रकार है, गमक और आंदोलन ये भी स्वरों से संबंधित है। जबकि जाति और मीड देखिए, जाति मीड जोड़ी भिन्न है। देखिए जाति ब्रह्म ब्रह्मप्रोक्त रागों में, ब्रह्मप्रोक्त रागों की जननी 18 जातियां, श्रुतियों की दीप्ता, प्रबंध में मेदिनी, ताल संबंधी तिस्त आदि 5-5 जातियां होती हैं। रागों की आडव साडव संपूर्ण इस प्रकार 5 भिन्न जातियां, और मिड किसी स्वर से दूसरे स्वर तक ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ध्वनि को बिना खंडित किए प्रयोग करना मिड कहलाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए। सादरा किस ताल में गाया जाता है? तो सादरा किस ताल में गाया जाता है? आपका सही उत्तर क्या होगा जी? सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका झपताल। क्या जी? झपताल। झपताल इसमें देख लीजिए, व्याख्या इसका देखिए, झपताल इसका सही उत्तर हो जाएगा। सादरा झपताल में गाई जाती है। झपताल इस ताल में 10 मात्राएं होती हैं, 4 विभाग, 1 3 8 मात्रा पर ताली, छठी मात्रा पर खाली होता है। ठीक है जी, झपताल का बोल देखिए, धीना धिन धीना तीना धिन धीना, धीना धिन धीना तीना धिन धीना। ठीक है जी, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, देखिए कथन और कारण दिया है। तो पूछ रहा है कि कथन इसमें है, कथन इसमें देखिए, कथन लिख रहा है कि मालकौंस राग बागेश्वरी बिहाग रात के समय गाने बजाने चाहिए। ठीक है जी, कारण दिया है, समय सिद्धांत के अनुसार रागों को प्रदर्शन करने का नियम भारतीय संगीत में कठोरता से अपनाया जाता है। तो ए भी सही है और आर भी सही है। ठीक है जी, तो ए और आर दोनों सही है। ठीक है, दोनों सही है। व्याख्या इसका, अभिकथन और तर्क दोनों सही है। ठीक है जी, क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मस्जिद खानी गत किस मात्रा से शुरू होती है? मस्जिद खानी गत किस मात्रा से शुरू होती है? तो 12वीं मात्रा से। ठीक है जी, 12वीं मात्रा से। देखिए अगला सवाल आपसे पूछिए, इसका व्याख्या पहले पढ़ लीजिए। मस्जिद खानी गत, देखिए मस्जिद खानी गत 12वीं मात्रा से शुरू होती है। इसके आविष्कारकर्ता कौन है? तो मस्जिद खां थे। यह सितार आदि गत अंग के सभी वाद्यों पर बजाई जाती है। 12वीं मात्रा से प्रारंभ होने वाली 3 ताल की मस्जिद खानी गत में दीर दा रा दा दारा बोल होते हैं। 10 नंबर सवाल है, अर्धदर्शक स्वर कौन सा है? तो मध्यम। अर्धदर्शक स्वर कौन है? तो मध्यम। देखिए अगला सवाल है, यमन में ऋषभ को कोमल करने पर किस राग की प्राप्ति होती है? किस राग की प्राप्ति होगी यमन में यदि ऋषभ को कोमल कर दीजिएगा तो? ठीक है जी, पूछा जा रहा है सवाल, तो सही उत्तर हो जाएगा पूरिया कल्याण। यमन में आप ऋषभ को कोमल करिएगा तो पूरिया कल्याण प्राप्त होगी। देखिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं, यमन में ऋषभ को कोमल करिएगा तो पूरिया कल्याण की प्राप्ति हो जाती है। पूरिया कल्याण मारवा थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी संपूर्ण है, वादी षडज है, संवादी पंचम है। गायन समय क्या है? तो गायन समय सायंकाल है। यह एक परमेल परिवेशक राग है। कल्याण राग की छाया से बचाने के लिए इसमें कोमल रे का प्रयोग किया जाता है। न्यास के स्वर हैं षडज पंचम गंधार। संप्रकृति राग है मारवा पुरिया कल्याण। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, ध्वनि के विकार को क्या कहते हैं? तो ध्वनि के विकार को आप काकू कहते हैं। ध्वनि के विकार को काकू कहते हैं। काकू का अर्थ होता है मूलतः ध्वनि के उतार चढ़ाव से। काकू के द्वारा आवाज में संगीतिक भाव दिखाने की क्षमता अनंत है। भाव के बिना संगीत नीरस प्रतीत होता है। काकू के 6 प्रकार बताए गए हैं। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल पूछा गया है कि कौन सी जोड़ी भिन्न है? कौन सी जोड़ी भिन्न है? तो अली अकबर खां पंजाब घराने से थे, ये भिन्न है।
जबकि मुश्ताक अली खां सेनिया घराने से सही है। फयाज खां आगरा घराने से ये भी सही है। बड़े गुलाम अली खान पटियाला घराने से ये भी सही है। तो ए गलत है, ठीक है जी। तो देख लीजिए ए की व्याख्या में स्पष्ट हो रहा है, लिखा गया है कि अली अकबर खां पंजाब घराने से, बल्कि यह मैयर घराने से संबंधित है। पंजाब घराने से नहीं बल्कि मैयर घराने से संबंधित है। अली अकबर खां का जन्म 14 अप्रैल 1920 को हुआ था। इनके पिता अलाउद्दीन खां थे। इन्होंने सरोद वादन की शिक्षा पिता से प्राप्त की तथा भारत सरकार के द्वारा इनको 1967 ईस्वी में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इन्होंने कोलकाता में संगीतिक स्कूल अली अकबर कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना की है, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल पूछा जा रहा है कि किस राग की जाति वक्र संपूर्ण है। किस राग की जाति वक्र संपूर्ण है, तो देवगिरी बिलावल की, ठीक है जी। व्याख्या पढ़िए, तो व्याख्या में लिखा गया है राग देवगिरी बिलावल की जाति वक्र संपूर्ण है। वक्र संपूर्ण है, देखिए देवगिरी बिलावल, बिलावल थाट से उत्पन्न है। वादी षडज है, संवादी पंचम है, न्यास के स्वर है, गंधार पंचम, गायन समय दिन का प्रथम पहर है और सम प्रकृति राग है यमनी बिलावल, और बिलावल का ही एक प्रकार है यह, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल 15 नंबर पूछा जा रहा है कि श्रुति की कितनी जातियां हैं, तो श्रुति की आपकी 5 जातियां हैं, ठीक है जी। पढ़िए इसमें व्याख्या। श्रुति की 5 जातियां हैं, देखिए श्रुति की 5 जातियां हैं। श्रुति ध्वनि को संगीत का आधार माना जाता है। श्रुति ध्वनि अथवा नाद की सूक्ष्म इकाई है। वह छोटे से छोटे नाद जो स्पष्ट सुनाई दे तथा समझा जा सके श्रुति कहलाती है। भरत मुनि ने श्रुति के 5 जाति माने हैं। पहला क्या है जी, पहला है दीप्ता, दूसरा है आयता, तीसरा है मध्या और चौथा करुणा और पांचवा मृदु, ठीक है जी। तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल लिख रहा है थाट राग वर्गीकरण अवधारणा किसने दी, तो पंडित भातखंडे ने, विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट राग वर्गीकरण की अवधारणा दी है। व्याख्या इसकी पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है कि थाट राग वर्गीकरण की अवधारणा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने दिया था। थाट, ठाट या ठाट शब्दों पर्दों वाले वाद्यों से संबंधित है। मूलतः थाट का अर्थ फ्रेम या ढांचा होता है। एक ढांचे में संबंधित स्वरों वाले राग समा जाने के कारण एक थाट के होते हैं। सोमनाथ ने सर्वप्रथम राग विबोध में थाट शब्द का प्रयोग किया। उनके अनुसार ही थाट होता है। भातखंडे जी ने 10 थाट माने हैं। बिलावल थाट, कल्याण थाट, खमाज थाट, भैरवी थाट, भैरव थाट, काफी थाट, असावरी थाट, तोड़ी थाट, पूर्वी थाट, मारवा थाट, ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। लग रहा है भूपत लिखा है, भूपत खां का उपनाम क्या है। भूपत खां का उपनाम बताइए। भूपत खां का उपनाम सही है। उपनाम क्या है जी, तो उपनाम आपका मिलेगा यहाँ मनरंग। क्या मिलेगा जी, मनरंग। भूपत खां का उपनाम क्या है, मनरंग। अगला सवाल इसमें पढ़िए, देखिए इसकी व्याख्या पहले पढ़ लीजिए। भूपत खां का उपनाम मनरंग है, ठीक है जी। नेमत खां को सदारंग कहते हैं। रामाश्रय झा को रामरंग कहते हैं। अजमत हुसैन खां को दिलरंग कहते हैं। अगला सवाल देखिए, कालिदास सम्मान किस प्रदेश द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश। देखिए कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। लिखा है यह संगीत क्षेत्र में नृत्य, रंगमंच, चित्रकला, मूर्तिकला, ललित कला एवं लोक कलाओं के क्षेत्र में प्रतिवर्ष यह सम्मान दिया जाता है, जिसमें कलाकार को 1 लाख रुपए दिया जाता है, ठीक है। अगला सवाल पूछा जा रहा है हरि बल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ आयोजित होता है, तो जालंधर सिटी में, ठीक है जी। अगला सवाल देखिए, एला किस प्रकार का है। एला किसका प्रकार है, तो सही उत्तर हो जाएगा प्रबंध का। एला जो होता है प्रबंध का प्रकार है। देखिए व्याख्या पढ़ते हैं। व्याख्या में लिख रहा है एला प्रबंध का प्रकार है। एला क्या है, प्रबंध का प्रकार है। प्रबंध शब्द प्र उपसर्ग बंध धातु व धन प्रत्यय से बना है। निबंध, निबद्ध अथवा अनिबद्ध गायन संगीत के 2 भेद हैं। अनिबद्ध का अर्थ होता है जो ताल में बंधा हुआ न हो। निबद्ध का अर्थ है ताल में बंधा हुआ संगीत। प्राचीन समय में निबद्ध गान के अंतर्गत प्रबंध वस्तु तथा रूपक थे। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में नृत्य संबंधी ध्रुव गीत के 2 प्रकार
दो प्रकार के प्रबंधों का उल्लेख किया है। देखिए अगला इसमें अगला पंक्ति है, सर्वप्रथम प्रबंधों के स्वरूप का उल्लेख मतंग जी ने बृहदेशी ग्रंथ में किया। इसमें लिखा गया है 49 देशी प्रबंधों का वर्णन इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में 75 प्रबंधों का वर्णन किया है। प्रबंधों का वर्गीकरण 3 वर्गों के अंतर्गत किया जाता है, सूढ़ प्रबंध, अलिक्रम प्रबंध और तीसरा है विपर्किन प्रबंध। शुद्ध सुड, शुद्ध सुड क्या है, तो शुद्ध सुड देखिए एला, दूसरा है करण, तीसरा है ढेकी, चौथा है बर्तनी, पांचवा है झोभंड, छठवां है लंत और सातवां है रास, आठवां है एकताली। ठीक है जी। अगला सवाल, कौन सा मिश्र राग नहीं है? मिश्र राग नहीं है तो आपका मियाँ की तोड़ी मिश्र राग नहीं है। देखिए मियाँ की तोड़ी मिश्र राग नहीं है, मिश्र राग नहीं है मियाँ की तोड़ी। ठीक है जी। लिख रहा है नट भैरव, भैरव थाट, भैरव थाट का जाति इसका संपूर्ण संपूर्ण है, वादी मध्यम संवादी षडज है, गायन समय दिन का प्रथम पहर है। यमनी बिलावल देखिए कल्याण थाट, जाति संपूर्ण संपूर्ण वादी पंचम संवादी षडज, गायन समय दिन का प्रथम पहर, संप्रकृति राग है देवगिरी बिलावल। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिख रहा है वहीद खां कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे? वहीद खां तो सुरबहार को बजाते थे। ठीक है जी। अगला इसमें व्याख्या देख लिए आप। 23 नंबर है, 3 ग्रामों में कुल कितनी मूर्छनाएं हैं? तो 3 ग्रामों में आप जानते हैं 7-7, प्रत्येक ग्राम में 7 मूर्छनाएं, तो 3 ग्राम में आपको 21 मूर्छनाएं होती हैं। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिख रहा है, व्याख्या में 3 ग्रामों में कुल 21 मूर्छनाएं हैं। 21 मूर्छनाएं। मूर्छना, मूर्छना शब्द मूर्छ धातु से बना है जिसका अर्थ होता है मोह या समुच्छाय, उभार, चमकना, व्यक्त। देखिए महर्षि भरत ने 7 स्वरों के क्रमिक प्रयोग को मूर्छना कहा है। मूर्छनाएं 4 प्रकार की मानी जाती हैं, पूर्णा, साडवा, औडविता, साधारणी। ठीक है जी। भरत ने साडव और मध्यम ग्राम, षडज 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 और मध्यम ग्राम 2 ग्राम और उनकी 14 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। मतंग आदि अन्य विद्वानों ने 3 ग्राम, षडज, मध्यम और गंधार तथा इनकी 21 मूर्छनाओं का वर्णन किया है। हम आपको बता दें कि गंधार ग्राम को ही निषाद ग्राम कहा जाता है। गीत गोविंद के लेखक आप जानते हैं जयदेव जी हैं। इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। गीत गोविंद ग्रंथ के लेखक जयदेव हैं। जयदेव जी का जन्म बंगाल में वीरभूमि जिले के केंदु बिल नामक स्थान पर हुआ था। ये लक्ष्मण सेन के आश्रय में रहे जो 1178 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे। प्रसिद्ध रचना में राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है जी। किसमें? गीत गोविंद में। ठीक है। पंजाब की लोकधुन हीर में किस राग के स्वर प्रदर्शित होते हैं? पंजाब की लोकधुन हीर में किस राग के स्वर प्रदर्शित होते हैं? तो सही उत्तर जाएगा भैरवी। ठीक है जी। भैरवी, इसकी व्याख्या को पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा है पंजाब की लोकधुन हीर में भैरवी राग के स्वर दर्शित होते हैं। भैरवी भैरवी थाट का राग है, जाति संपूर्ण संपूर्ण है, वादी मध्यम है, संवादी षडज है, गायन समय प्रातःकाल, संप्रकृति राग क्या है? बिलास खानी तोड़ी। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए। खमाज का वादी संवादी क्या है? खमाज का वादी संवादी क्या है? तो सही उत्तर हो जाएगा गंधार और निषाद। गंधार वादी है और निषाद संवादी है। ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है खमाज का वादी गंधार, संवादी निषाद है। खमाज राग खमाज थाट से उत्पन्न है। जाति साडव संपूर्ण है। वादी गंधार है, संवादी निषाद है। न्यास के स्वर गंधार और निषाद है। गायन का समय है सायंकाल, मतलब शाम को। अगला सवाल देख लीजिए। विचित्र बीड़ा का दूसरा नाम क्या है? विचित्र बीड़ा का दूसरा नाम क्या है? तो बट्टा बीड़ा। ठीक है जी। इसकी व्याख्या को पढ़िए। विचित्र बीड़ा का दूसरा नाम है बट्टा बीड़ा। विचित्र बीड़ा, इसमें 2 तुम्बे, 6 तार, 11 से 17 तरफ के तार होते हैं।
करायुक्त जमीन पर रखकर विचित्र बीड़ा बजाई जाती है। 3 मिजराबों के प्रहार से तथा बाएं हाथ में अंडाकार कांच के गोले से घर्षण कर यह वाद्य बजाया जाता है। ठीक है जी। तो विचित्र बीड़ा का अन्य नाम क्या है? बट्टा बीड़ा। देखिए अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है, कौन सा आश्रय राग नहीं है? तो कौन सा आश्रय राग नहीं है? देखिए पूर्वी जो राग है पूर्वी थाट से उत्पन्न, काफी काफी थाट से, असावरी असावरी थाट से, तो ये तीनों आश्रय राग है, जबकि राग जोग जो है आश्रय राग नहीं है। देखिए जोग राग आश्रय राग नहीं है। जोग राग खमाज थाट से उत्पन्न है, खमाज का आश्रय राग है। जाति इसकी औडव अडव है, वादी पंचम संवादी षडज है। इसके आरोह अवरोह में ऋषभ और दैवत वर्जित होता है। न्यास के स्वर पंचम और षडज होता है। गायन समय रात्रि का दूसरा पहर है। सम प्रकृति राग है तिलंग। ठीक है जी। काफी पूर्वी असावरी ये राग अपने थाट से उत्पन्न है, इसलिए इसको आश्रय राग कहा जाता है। अगला सवाल है, मियाँ मल्हार का समवर्गिक राग कौन सा है? मियाँ मल्हार का समवर्गिक राग बताइए। तो समवर्गिक राग है मेघ मल्हार। ठीक है जी। इसमें देखिए इसकी व्याख्या को पढ़िए। तो व्याख्या में लिखा गया है, मियाँ मल्हार का समवर्गिक राग बहार है। देखिए बहार राग जो है पूर्वी थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी औडव संपूर्ण है, वादी षडज है, संवादी पंचम, न्यास के स्वर इसमें गंधार पंचम षडज है। गायन समय रात्रि का अंतिम पहर है। संप्रकृति राग इसमें परज है। मियाँ मल्हार काफी थाट का राग है। जाति संपूर्ण साडव, वादी स्वर षडज है, संवादी स्वर पंचम है। न्यास के स्वर षडज, ऋषभ पंचम है। गायन समय मध्यरात्रि। संप्रकृति राग है बहार। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, रे रे प मध प रे ग रे सा किस राग को दर्शाते हैं? तो किस राग को दर्शा रहे हैं जी? तो किस राग को दर्शाते हैं आप बताइए। तो सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका राग श्री को। ठीक है जी। राग श्री को दर्शा रहे हैं। व्याख्या इसका पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है कि रे रे प म ध ध म ध प रे ग रे सा श्री राग के स्वर हैं। देखिए श्री राग पूर्वी थाट से उत्पन्न है, और पूर्वी थाट में हम बताएं तो ऋषभ कोमल, मध्यम तीव्र और धैवत कोमल लगता है। ठीक है जी। तो देखिए इसमें पूर्वी थाट से उत्पन्न है। जाति इसकी औडव संपूर्ण है, वादी ऋषभ है, संवादी पंचम है। इसके आरोह में गंधार और धैवत वर्जित है। न्यास के स्वर ऋषभ पंचम। गायन समय इसका दिन का अंतिम पहर है। संप्रकृति राग है गौरी, और यह संधि प्रकाश राग की श्रेणी में आता है। ठीक है जी। इसमें देखिए अगला सवाल देखिए, उपज अंग से अभिप्राय क्या है? उपज अंग से क्या अभिप्राय है? उपज अंग से क्या अभिप्राय है? तो सही उत्तर हो जाएगा लयकारी। उपज अंग क्या है? तो लयकारी। देखिए उपज अंग लयकारी का अभिप्राय है। उपज अंग का प्रयोग ध्रुपद धमार गायकी में किया जाता है। 32 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव और आभोग किससे संबंधित है? तो ये प्रबंध है। ठीक है जी। प्रबंध के प्रकार हैं उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, अभोग। ठीक है जी। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है, देखिए व्याख्या में लिख रहे हैं, व्याख्या में लिख रहे हैं उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, अभोग प्रबंध से संबंधित है। लिख रहा है सांगीतिक भाषा में प्रबंध के अवयव या खंड को ही धातु कहते हैं। प्रबंध की 4 धातु हैं, उद्ग्राह, मेलापक, ध्रुव, अभोग। देखिए उद्ग्राह क्या है? यह प्रबंध की पहली धातु है जहाँ से गायन प्रारंभ करते हैं। मेलापक क्या है? जिससे पहले व तीसरे भाग में तारतम्यता रहती है। ठीक है जी। देखिए वह विस्तार की क्षमता अधिक होती थी। ध्रुव क्या है जी? तो ध्रुव यह प्रबंध का तीसरा भाग है। ध्रुव धातु का कभी लोप न होने के कारण यह अविलोप्य अर्थात ध्रुव है। ठीक है जी। इसमें देखिए आभोग क्या है? तो परिपूर्णता। आभोग मतलब परिपूर्णता। देखिए प्रबंध को पूर्ण करने वाली अंतिम धातु आभोग कहलाता है। ठीक है जी। इसमें देखिए 33 नंबर सवाल लिख रहा है, कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु वराली, कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु भराली किस हिंदुस्तानी थाट के समकक्ष है? तो सही उत्तर हो जाएगा तोड़ी थाट। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिख रहा है, व्याख्या में लिखा जा रहा है कि कर्नाटक संगीत का
शुभ पंतु वराली, कर्नाटक संगीत का शुभ पंतु वराली हिंदुस्तानी थाट तोड़ी के समान है। कर्नाटक संगीत के अन्य थाटों के नाम कल्याण थाट है, कल्याण को कल्याणी कहते हैं, बैलावली को शंकराभरण कहते हैं, खमाज को कामभोजी कहते हैं, भैरव को माल माल बगैल मेल कहते हैं, माल बगैल मेल कहते हैं, पूर्वी को कामवर्धिनी कहते हैं, मारवा को गमन श्री कहते हैं, काफी को कहते हैं खरहर प्रिया, असावरी को नट भैरवी और भैरवी को हनुमत तोड़ी कहते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, लिखा गया है इसमें, लिख रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको चुनना है, सही कथन चुनिए। तो सही कथन आपका क्या हो जाएगा जी, जावली ठुमरी के समकक्ष है। ठीक है जी, जावली ठुमरी के समकक्ष है, यही सही है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, बाकी गलत है इसमें। देखिए जावली ठुमरी के समकक्ष है। जावली, देखिए जावली श्रृंगार रस प्रधान साहित्य से युक्त है। यह मध्य लय एवं चंचल प्रकृति के रागों में गाई जाती है। इसमें नायिका व उसकी सखी के बीच बातचीत के माध्यम से भाव प्रकट किए जाते हैं। ठुमरी जो होता है, ठुमरी एक भाव प्रधान तथा चंचल गीत का प्रकार है। श्रृंगार इससे श्रृंगार इसका ही अधिकतर निष्पादन है। यह गौड़ी गीति का रूप है। देखिए ठुमरी की काव्य रचना छोटी होती है। ठुमरी गायकी का विकास नृत्य के साथ ही हुआ है। ठुमरी खमाज मांड पीलू आदि रागों में गाई जाती है तथा इसमें अधिकतर चाचर ताल या दादरा कहरवा में बजाई जाती है। ठीक है जी। तो ठुमरी में आपको अधिकतर क्या, तो चाचर ताल, दादरा या कहरवा बजाई जाती है। ठीक है जी। सवाल देखिए 35 नंबर, घराना पद्धति को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। घराना पद्धति को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है, तो घरानेदार गायकी की निरंतरता। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिख रहा है, घराना पद्धति को कायम रखने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व घराने गायकी को निरंतरता में रखना। ठीक है जी। घरानों का प्रचलन उत्तर तथा दक्षिण दोनों में बराबर पाया जाता है। उत्तर में जिसे घराना कहते हैं, दक्षिण में उसे संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है जी। घराना या संप्रदाय गुरु तथा शिष्य के संयोग से बनता है। अच्छे शिष्य ही गुरु परंपरा को वास्तविक रूप से सुरक्षित रखने में समर्थ होते हैं। वर्तमान समय गायकी तथा वादन और नृत्य के अलग अलग घरानों से बंधा हुआ है। उसी प्रकार से गायकी के 6 घराने हैं। पहला दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, पटियाला घराना, किराना घराना, जयपुर घराना और आगरा घराना। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल में पूछा जा रहा है, शराफत हुसैन और लताफत हुसैन किस घराने से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका आगरा घराना। ठीक है जी। व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है, शराफत हुसैन और लताफत हुसैन आगरा घराने से संबंधित है। आगरा घराना, इस घराने का नींव जो है अकबर के समकालीन हाजी सुजान खान ने किया था। घग्गे खुदाबख्श ने इस घराने का प्रचार प्रसार किया। इस घराने के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति फयाज खां थे। अन्य कलाकार इसके हैं नत्थन खां, अली बख्श खां, फतेह अली खां, अलादिया खां, इनायत हुसैन खां, उमराव खां, मल्लिकार्जुन मंसूर, मोंगूबाई कुर्डूकर, बिलायत हुसैन आदि। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कौन सा घराना पटियाला घराने की उपशाखा के नाम से जाना जाता है। पटियाला घराने की उपशाखा, तो श्याम 84। ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़िए। पटियाला घराने की उपशाखा श्याम 84 घराना के नाम से प्रसिद्ध है। श्याम 84 घराना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक घराना गायन शैली संबंधित है। नाम का एक स्पष्टीकरण यह है कि सूफी संत शामी शाह 84 के नाम से शाम को 84 गांवों के समूह के नाम पर इस शाखा का नाम रखा गया है। शताब्दी के अंत में घराना का प्रतिनिधित्व बिलायत अली खान ने किया था, जो ध्रुपद गायन से प्रसिद्ध थे। अगला सवाल देखिए, इसमें निम्न में किस ग्रंथ में बिलावल
की शुद्ध ठाट के रूप में स्वीकृति दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा राधा गोविंद संगीत सार। राधा गोविंद संगीत सार, देखिए इसकी व्याख्या पढ़िए। लिखा गया है, राधा गोविंद संगीत सार में बिलावल की शुद्ध ठाट के रूप में स्वीकृति दिया गया है। इस ग्रंथ की रचना महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। इसमें 7 अध्याय हैं जो ब्रिज भाषा में लिखा गया है। यह महाराज सवाई प्रताप सिंह द्वारा 1779 से 1804 के बीच लिखा गया था। बिलावल के स्वरों को शुद्ध स्वर सर्वप्रथम इसी ग्रंथ में कहा गया है। अगला सवाल देख लीजिए। लिख रहा है, मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना किस आधुनिक ठाट के समकक्ष है? मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना आधुनिक ठाट किसके समकक्ष है? तो सही उत्तर हो जाएगा काफी ठाट। ठीक है, काफी ठाट में देखिए गंधार और निषाद कोमल लगता है। देखिए पढ़ते हैं इसको, व्याख्या को। मध्यकालीन शुद्ध स्वर सप्तक की संरचना आधुनिक बिलावल ठाट के समकक्ष है। कल्याण ठाट में तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। काफी ठाट में गंधार निषाद कोमल लगते हैं। खमाज ठाट में केवल निषाद कोमल लगता है, बाकी शुद्ध स्वर लगते हैं। अगला सवाल पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने स्वर के सूक्ष्मतम स्वरूप श्रुति का वर्णन किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा भरत मुनि ने। ठीक है, अगल इसकी व्याख्या पढ़ी। सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में स्वर के सूक्ष्मतम रूप श्रुति का वर्णन किया है। ठीक है जी, इसकी देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है। अगला सवाल इसमें है, देखिए, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके कालक्रम के अनुसार दर्शाने वाली सही समूह का चुनाव कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा इसमें आपका, सही उत्तर देखिए इसमें सही उत्तर हो जाएगा डी। इसका देखिए, सबसे पहले नाट्य शास्त्र, उसके बाद नारदीय शिक्षा, उसके बाद बृहदेशी, उसके बाद संगीत रत्नाकर। देखिए नाट्य शास्त्र ग्रंथ भरत मुनि द्वारा 4वीं शताब्दी में लिखा गया। नारदीय शिक्षा यह 7वीं शताब्दी में नारद जी द्वारा लिखा गया। बृहदेशी 8वीं शताब्दी में लिखा गया है मतंग मुनि द्वारा। और संगीत रत्नाकर 13वीं सदी में सारंग देव जी द्वारा रचा गया। देखिए इसमें 7 अध्याय है, जिसको सप्ताध्याय भी कहा जाता है। किसको? तो संगीत रत्नाकर को। देखिए अगला सवाल पूछा जा रहा है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न अवार्ड किस वर्ष मिला था? किस वर्ष मिला? तो 1999 में। ठीक है जी, इसकी व्याख्या पढ़िए। पंडित रविशंकर जो सितार वादक हैं, उनको भारत रत्न 1999 में दिया गया है। पंडित जी का जन्म 7 अप्रैल 1920 को हुआ। पंडित जी को 1981 ईस्वी में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 2001 में उन्हें ब्रिटेन की ओर से नाइटहुड की उपाधि मिली, यानी सर टाइटल की उपाधि से सम्मानित किया गया। 2002 में उन्हें ग्रैमी अवार्ड मिला और 11 दिसंबर 2012 को उनकी मृत्यु हुई। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, जिया फरीदुद्दीन का किस विद्या से संबंध रहा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ध्रुपद। देखिए जिया फरीदुद्दीन ध्रुपद विद्या से संबंधित है। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, इसमें लिखा गया है, सोल्फा स्वर लिपि पद्धति के अनुसार स्वरों को किन नामों से जाना जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका डो रे मी फा सोल ला सी। मतलब डो मतलब सा, रे मतलब रे, मी मतलब ग, फा मतलब म, सोल मतलब प, और ला मतलब ध, और सी मतलब नी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, इसकी व्याख्या पढ़ लीजिए। सोल्फा स्वर लिपि पद्धति में स्वरों को डोरे सी फा सोल ला सी के नाम से जाना जाता है। सोल्फा पद्धति इस पद्धति के अंतर्गत स्वरों को डो रे मी फा सोल ला सी कहा जाता है। भारतीय संगीत में ये स्वर सा रे ग म प ध नी कहलाते हैं। ठीक है, इस पद्धति में तार सप्तक के स्वरों के लिए स्वर के ऊपर खड़ी या पड़ी रेखा लगाते हैं। मंद्र सप्तक के लिए स्वरों के नीचे पड़ी रेखा लगाते हैं। मंद्र सप्तक के स्वर देखिए इस तरह लिखा गया है, स्वर के नीचे पड़ी लाइन लगाया गया है। मध्य सप्तक के स्वर को सिंपल लिखा गया है, कोई चिन्ह नहीं है, सिर्फ मध्यम तीव्र के ऊपर आपको जो है एक पड़ी लाइन लगाया गया है। देखिए अगला सवाल है, 1/2 मात्रा को लिखने के लिए पाश्चात्य
वेस्टर्न संगीत में पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन पद्धति में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं 1/2 मात्रा लिखने के लिए? तो स्मॉल डी की तरह, ठीक है जी। इसकी व्याख्या देखिए, व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है 1/2 मात्रा को लिखने के लिए पाश्चात्य स्टाफ नोटेशन पद्धति में स्मॉल डी की तरह चिन्ह लगाते हैं। देखिए और इस तरह से आपको डी का जो सर्कुलर पार्ट है इसको भरा हुआ कलर करिएगा तो इसको क्रोटचेट क्रॉस 1/4 के लिए दर्शाते हैं और 1/8 के लिए आप इस तरह के सिंबल को दर्शाते हैं, ठीक है जी। 1/8 मात्रा के लिए और इस तरह के सिंबल को आप किसके लिए 1/16 मात्रा को दर्शाने के लिए लिखते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। 46 नंबर सवाल आपसे पूछा जा रहा है जाफर खानी बाज किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अब्दुल हलीम। जफर खानी बाज देखिए, व्याख्या पढ़ लीजिए इसकी। जफर खानी बाज अब्दुल हलीम जाफर द्वारा स्थापित किया गया। अगला सवाल देख लीजिए 36 इंच लंबे तार पर पंडित भातखंडे ने शुद्ध रे को कहाँ स्थापित किया था? तो सही उत्तर क्या होगा जी? 32 इंच पर, ठीक है। व्याख्या पढ़ लीजिए। व्याख्या में लिखा गया है 36 इंच लंबे तार पर पंडित विष्णु नारायण भातखंडे ने शुद्ध ऋषभ को 32 इंच पर स्थापित किया है। गंधार को 30 इंच पर स्थापित किया, मध्यम को 27 इंच पर, पंचम को 24 इंच पर और धैवत को 21.1/3 इंच पर और निषाद को 20 इंच पर स्थापित किया है, ठीक है जी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पढ़ना है आपको, याद रखना है। देखिए अगला सवाल है थाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या है? तो थाट की संरचना में स्वरों का क्रम क्या है जी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आरोहात्मक, ठीक है जी। आरोहात्मक आरोहात्मक मतलब घटते क्रम में। देखिए थाट की संरचना में स्वरों का क्रम आरोहात्मक रहता है, ठीक है जी। देखिए आरोहात्मक का मतलब हो गया आपका बढ़ते हुए क्रम में, सा के बाद आप बढ़िए रे, उसके बाद ग म प ध और नी, इस तरह से आपको बढ़ते चलना है। तो ये आपका थाट की संरचना में स्वरों का क्रम इस तरह से रहता है। देखिए 49 नंबर सवाल पूछ रहे हैं कि भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार कोष्टक में दिए गए, जैसे पंचम को कोष्टक में दिया गया है, कोष्टक में दिया गया है, गायन में स्वरों का क्रम क्या होगा? तो स्वरों का क्रम देख लीजिए, इसमें सही उत्तर क्या होगा जी? तो सही उत्तर इसमें हो जाएगा प म ध प, मतलब पंचम से मिड लिया जाता है तो बीच में सभी स्वर को इस्तेमाल करते हुए पंचम तक चले जाते हैं, इसको पंचम पर मिड कहते हैं, ठीक है जी। इसकी व्याख्या पढ़िए। व्याख्या में लिखा गया है कि भातखंडे स्वर लिपि पद्धति के अनुसार कोष्टक के अंदर जो पंचम को लिखा गया प म ध प स्वर क्रम में लिखा जाता है। मुर्की देखिए 3 या 4 स्वरों का द्रुत गति में उच्चारण करना मुर्की कहलाता है। इसका प्रयोग ठुमरी, दादरा, टप्पा में अधिक होता है। मुर्की भेद से कहा जा सकता है कि ध्रुपद धमार में बिल्कुल नहीं, ख्याल में कुछ मात्रा में और ठुमरी में बहुतायत में मुर्की का प्रयोग होता है। भातखंडे लिपि में मुर्की वाले स्वर को कोष्टक के अंदर लिखते हैं, ठीक है जी। 50 नंबर सवाल देखिए भातखंडे व पलुस्कर दोनों की स्वर लिपि पद्धतियों में साम्यता दर्शाने वाले तत्वों को इंगित कीजिए। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा आपका मध्य सप्तक के शुद्ध स्वरों को लिखना, मध्य सप्तक के शुद्ध स्वरों को लिखना। इसमें देख लीजिए, व्याख्या पढ़िए। भातखंडे व पलुस्कर दोनों स्वर लिपि पद्धति में साम्यता दर्शाने में मध्य सप्तक के शुद्ध स्वरों को लिखना, मतलब जैसे आपका सा लिखना है तो भातखंडे पद्धति और पलुस्कर पद्धति में दोनों में सा इसी तरह लिखा जाएगा। मध्य सप्तक के जितने स्वर हैं सभी को जो है भातखंडे और पलुस्कर पद्धति में समान तरीके से लिखा जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। आप सभी को हैप्पी होली। थैंक यू।